गुड मॉर्निंग। स्टेनोग्राफी में आप सभी का स्वागत है। आज आपको डिक्टेशन मिलेंगे 80 और 100 दोनों अलग अलग पेपर से हैं। पहला है जागरण से और दूसरा है हिंदुस्तान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट करेंगे ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कराए गए एक सर्वे के इस निष्कर्ष पर आश्चर्य नहीं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना से अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। इस महत्वाकांक्षी योजना के सही ढंग से आगे ना बढ़ने के आसार तभी उभर आए थे जब यह सामने आया था कि संसद सदस्य गांवों को गोद लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि खुद सत्ता पक्ष के सांसदों और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस योजना के तहत गांव के विकास का बीड़ा नहीं उठाया। इसलिए इसकी उम्मीद कम ही थी कि विपक्षी दलों के सांसद इसके प्रति दिलचस्पी दिखाएंगे। यह हर लिहाज से एक अच्छी योजना थी। प्रधानमंत्री ने सांसदों के जरिए गांवों की तस्वीर बदलने वाली इस योजना की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी। यदि लोकसभा और राज्यसभा के करीब 800 सांसद हर साल एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करते तो आज आदर्श गांवों की संख्या हजारों में होती। ये गांव न केवल आत्मनिर्भर होते बल्कि ग्रामीण विकास का आदर्श उदाहरण भी पेश कर रहे होते, क्योंकि खुद ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कराया गया सर्वे सांसद आदर्श ग्राम योजना की नाकामी को बयान कर रहा है। इसलिए संशय के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। गांव की सूरत बदलने वाली एक उपयोगी योजना की ऐसे हस्र पर केवल अफसोस ही नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि हर स्तर पर ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे अन्य योजनाएं और खासकर ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं असफलता का मुंह ना देखने पाएं। सांसद आदर्श ग्राम योजना की नाकामी पुरा नामक उस योजना की याद दिला रही है जिसकी रूपरेखा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई थी और जिसका उद्देश्य 2020 तक गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। ऐसा लगता है कि एक नहीं दो अवसर गंवा दिए गए। कम से कम अब तो जरूरी सबक सीखने में देर नहीं की जानी चाहिए। ये सबक केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सांसदों और साथ ही नौकरशाहों को भी सीखने होंगे। सांसद आदर्श ग्राम योजना का सर्वे करने वाला आयोग भी यही कह रहा है। उसके अनुसार इस योजना के लिए पृथक फंड निर्धारित ना किया जाना एक समस्या बना, लेकिन यह भी पाया गया कि जहां सांसदों ने अतिरिक्त सक्रियता दिखाई,
वहाँ गांवों के आधारभूत ढांचे में सुधार हुआ। इसका मतलब है कि यदि इस योजना की कमियां दूर की जा सकें तो देश के गांव आदर्श रूप ले सकते हैं। यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि कोरोना संकट के इस दौर में इसकी ज़रूरत और अधिक महसूस हो रही है कि हमारे गांव आत्मनिर्भर बने। तो ये था 80 शब्द प्रति मिनट और अब नेक्स्ट है 100 शब्द प्रति मिनट। समयावधि 5, सवा 5 या 5.5 मिनट होगी क्योंकि 552 शब्द हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। भारत में कोरोना संक्रमण के खिलाफ एक दवा को दी गई मंजूरी किसी खुशखबरी से कम नहीं है। हल्के और मध्यम प्रकार की कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए इस एंटीवायरल दवा फेविपिराविर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अपनी इजाज़त दे दी है। न केवल भारत में दवा आधिकारिक रूप से बनेगी बल्कि यहाँ दवा बेचने की भी इजाज़त मिल गई है। यह दवा जापान में फ्लू के खिलाफ प्रयोग में रही है और कोविड-19 के इलाज में भी इससे काम में लिया जा रहा है। भारतीय कंपनी भी इसके जेनरिक संस्करण का निर्माण करती है और कोरोना के दिनों में भी कुछ देशों में इसकी आपूर्ति कर रही है। अब यह दवा भारत में भी कोरोना के खिलाफ काम आएगी, लेकिन इसे केवल डॉक्टर की आधिकारिक सलाह या देखरेख में ही लेने की मंजूरी दी गई है। दवा बनाने वाली कंपनी को अपने परीक्षण में बहुत उत्साहजनक नतीजे मिले हैं और अब इस दवा के सामूहिक प्रयोग से इसकी असली ताकत का बेहतर अंदाज़ा हो सकेगा। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह दवा गेम चेंजर हो सकती है। यह दवा कोरोना की प्रारंभिक चरण में कारगर हो सकती है और कोरोना मामलों को गंभीर अवस्था में जाने से बचा सकती है। आगामी 2 महीने में इस दवा के कारगर होने के संबंध में पुख्ता आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। चूँकि यह दवा बहुत सस्ती है, इसका प्रयोग आसान है, इसलिए भी इसका कारगर होना भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश और पूरी दुनिया के लिए बड़ी बात होगी। जब भारत में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 4.12 लाख से ज़्यादा हो गए हैं, जब 13,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तब ऐसी किसी उम्मीद बांधती दवा को मंजूरी देना और भी ज़रूरी हो गया था। भारत की बात करें तो अभी 1.70 लाख से ज़्यादा सक्रिय मामले हैं, जिनमें से गंभीर मामले 5% के करीब पहुंच गए हैं। 95% से ज़्यादा मामले हल्के या मध्यम प्रकार के हैं और इनमें भी जिन मामलों में लक्षण स्पष्ट हैं, वहाँ यह दवा यदि रामबाण सिद्ध हो जाए तो यह भारत के लिए बड़ी सफलता होगी।
खास बात यह है कि यह दवा एंटीवायरल है और इन दिनों दुनिया के वैज्ञानिक कोरोना की सीधी दवा या वैक्सीन की बजाय एंटीवायरल दवा बनाने में जुटने लगे हैं। कोरोना से लड़ने में ऐसी और भी दवाओं की जरूरत पड़ेगी। संभव है विभिन्न चरणों और विभिन्न लक्षणों के लिए अलग अलग एंटीवायरल दवाएं बने, लेकिन यह तो मानना ही होगा कि यह कोरोना की 16 आना पुख्ता दवा नहीं है। अभी भी फिजिकल डिस्टेंसिंग ही सबसे मुकम्मल उपाय है। भारत में लॉकडाउन खुलने के बाद संक्रमण में आई तेजी यह साफ कर देती है कि लोगों ने शारीरिक दूरी बनाए रखने में कोताही बरती है। लोगों को और मुस्तैदी से बताना होगा कि आज कोरोना से बचने के लिए भीड़ से बचना और अनजान लोगों से शारीरिक दूरी बनाना स्वस्थ रहने की बुनियादी शर्त है। ऐसे शोध सामने आ चुके हैं कि मास्क ना पहनने पर संक्रमित होने का खतरा 70% से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और मास्क पहनने पर खतरा 40% घट जाता है। जिन देशों ने मास्क का यथोचित प्रयोग किया है वहां संक्रमण काबू में आ रहा है। बेशक पुख्ता दवा के मिलने तक कोरोना के खिलाफ जारी युद्ध में मास्क ही असली कवच है। तो 100 watt PM में थोड़ा सा स्लो रहा है और आप देख सकते हैं ये 5.30 में होना था बट ये 5.37 में हुआ है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, फर्स्ट टाइम मैंने बोला है काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट कीजिए, सुझाव दीजिए, क्योंकि आपके सुझाव ही कुछ बेहतर लेकर आते हैं। और इसके अलावा अगर आप इसके आउटलाइन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर आपको ग्रुप के लिंक मिलेंगे, उन्हें ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं और आउटलाइन भी देख सकते हैं। कनेक्ट रहिए, अपडेट रहिए।